हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है AK अनुरागी और स्वागत है आपका प्रिसीजन IAS के इस यूट्यूब चैनल पे। पिछली क्लास में हमने राष्ट्रपति पे बात किया था, यानी कि हम संघ की कार्यपालिका पर डिस्कस कर रहे थे, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 75 तक दिया गया है, जिसमें से हमने संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति पे हमने चर्चा कर ली है। आज हमारा जो क्लास का जो टॉपिक होगा उपराष्ट्रपति है, इस पे हम बात करेंगे। संघ की कार्यपालिका में हमने डिस्कस किया था कि जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल प्लस इसके साथ साथ जो महान्यायवादी हैं, ये संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। ये सारा कुछ हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो कि हमारा जो क्लास है, ये इंडियन पॉलिटी का जो सेक्शन है, वहाँ पे चौथा क्लास है। हम इसको टारगेट लेकर के चल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो एक बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हुए हम इसको कवर करेंगे। जो हमारे जैसे कि पिछले 10 साल में ही ये तो एग्जाम हो रहा है, तो 2013 के PIQ को देखें तो वहाँ पे आपको रियलाइज होता है कि वहाँ पे राष्ट्रपति पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि ये जो सेक्शन है संघ की कार्यपालिका से, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हमेशा रहती है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, अगर बात करें तो जो वरीयता क्रम होती है, यहाँ पे जो वरीयता क्रम होता है, तो यहाँ पे पहले पे कौन आता है? सबसे पहले पे आता है राष्ट्रपति, फिर यहाँ पे दूसरे पे आता है उपराष्ट्रपति। यहाँ पे वरीयता के क्रम में उपराष्ट्रपति दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च पद होता है। प्लस ये हमने देख लिया उपराष्ट्रपति के वरीयता का क्रम। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो निर्वाचन कैसे होता है। निर्वाचन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया की बात करें तो इसमें जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस यहाँ पे जो मनोनीत सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य, वो यहाँ पे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, यहाँ पे केवल निर्वाचित सदस्य लेते हैं। यहाँ पे दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। और यहाँ पे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर बात करें तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तो भाग लेते ही हैं, लेकिन यहाँ पे मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। और यहाँ पे जो राज्य विधानसभाओं के सदस्य होते हैं वो यहाँ पे भाग नहीं लेते हैं। इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर अगर बात किया जाए, जैसे कि हमने बात किया था सिंगल ट्रांसफरेबल जो वोट होता है, यहाँ पे भी इसको प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं, ये भी यहाँ पे अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर यहाँ पे जो एकल संक्रमणीय यानी सिंगल ट्रांसफरेबल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। ये जो मत होता है, ये गुप्त मतदान के द्वारा यहाँ पे वोट जो चुनावी प्रक्रिया है डिस्कस यहाँ पे की जाती है, और उपराष्ट्रपति का यहाँ पे निर्वाचन इस तरीके से होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर कोई विवाद खड़ा हो जाता है, जैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद खड़ा हो जाता है, तो इसका निर्धारण केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही यहाँ पे अंतिम निर्णय माना जाता है। इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगर हम अगले पॉइंट की अगर बात करें तो अगले पॉइंट में आता है जो सेवा शर्तें क्या होती हैं, कि जैसे कि क्या क्या योग्यताएं होती हैं। अगर योग्यता की बात करें, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं, सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर दूसरे में क्या आएगा, वह जो है 35 वर्ष की आयु हो उसकी। प्लस अगर तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो राज्यसभा है,
जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो सदस्य होता है, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता, सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी रखता हो, प्लस यहाँ पे किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये 3 पॉइंट आपको ये याद रखने हैं। वो पहले भारत का नागरिक हो, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें, पहले भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, प्लस तीसरा राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, प्लस लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद जैसे किसी भी सेंट्रल स्टेट की जो नौकरियां होती हैं उसमें नहीं होना चाहिए, प्लस अगर जैसे किसी भी मंत्री का पद है या कोई गवर्नर है, कोई भी कैंडिडेट अगर गवर्नर है और वो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव लड़ रहा है, तो इनको क्या माना गया है, ये लाभ के पद नहीं माने गए हैं। प्लस जो जैसे मान लीजिए कोई गवर्नर है, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव तो लड़ सकता है, लेकिन उसे पदभार ग्रहण करने से पहले, अगर जैसे पदभार जैसे ग्रहण करने से पहले उसे गवर्नर के पद से इस्तीफा देना होता है। ये इसकी प्रक्रिया है। लेकिन इसके लिए जब चुनाव में खड़ा होने से पहले या नामांकन करने से पहले 15,000 रुपए की एक जमानत राशि आरबीआई में जमा करनी होती है। फिर इसके बाद जो जैसे कि मान लीजिए जो कोई भी कैंडिडेट है, तो उसके लिए 20 जो सदस्य होते हैं, जो 20 सदस्य हैं, उनका यहाँ पे प्रस्ताव होना चाहिए, यानी कि प्रस्तावक यहाँ पे होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसको प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है कि हम ये कैंडिडेट, जैसे अलग अलग पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस है, तो अपना अपना कैंडिडेट खड़े करते हैं। इस तरीके से 20 सदस्यों का यहाँ पे प्रस्ताव होना चाहिए, प्लस यहाँ पे 20 सदस्यों का यहाँ पे अनुमोदन भी होना चाहिए। इस तरीके से डिसाइड होता है, प्लस 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में आरबीआई में जमा करना होता है। ये इतनी बातें भी इसको आपको याद रखनी है। फिर अगर इसके आगे की अगर हम बात करें, तो जैसे कि अभी तक जैसे कि अगर हटाने की प्रक्रिया की बात करें, यहाँ पे हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति को पद से जो हटाने की प्रक्रिया है, इसका आधार संविधान में नहीं बताया गया है। यानी कि उपराष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जाएगा, इसका आधार संविधान में नहीं बताया गया है। लेकिन यहाँ पे इसका जो संकल्प प्रस्ताव है, हटाने के लिए जो संकल्प प्रस्ताव है, संकल्प प्रस्ताव ये केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। और यहाँ हमें एक प्रभावी बहुमत के माध्यम से प्रभावी बहुमत के माध्यम से इसे पास किया जाता है। प्लस यहाँ पे सिर्फ अगर लोकसभा की बात करें, तो लोकसभा से सिर्फ यहाँ पे अनुमति की आवश्यकता होती है, या तो आप कह सके इसे सामान्य बहुमत के आधार पर भी लोकसभा से पास किया जा सकता है संकल्प। लेकिन प्रस्ताव जो होता है वो यहाँ पे राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन जो ये संकल्प प्रस्ताव है, ये तभी चर्चा में आएगा जब उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दी जाएगी। ये भी इतनी जानकारी आपको इसके बारे में याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि हटाने के प्रस्ताव, जो संकल्प प्रस्ताव होता है, उसे केवल यहाँ पे राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसको आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, तो अगर यहाँ पे शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ जो है यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा यहाँ पे दिलाया जाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और जो राष्ट्रपति होते हैं ये भी अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। यानी कि ये एक दूसरे को अपना त्याग पत्र देते हैं। यहाँ पे शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे शपथ दिलाते हैं। और त्याग पत्र जो होता है वो राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को यहाँ पे देते हैं। ये भी आपको याद रखने की यहाँ पे जरूरत है, जो कि आपको कंफ्यूजन
में डाल सकता है। फिर अगर हम यहाँ पे कुछ अगर फैक्ट की बात करें, अगर मूल बातें तो हमने वैसे कर ली है, मेन बातें जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ फैक्ट की बात करें तो अभी तक केवल सबसे प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे उनका नाम था डॉक्टर राधाकृष्णन। ये 1952 में बने थे। प्लस ये जो थे निर्विरोध बने हुए थे। यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि जो ये उपराष्ट्रपति थे निर्विरोध थे। तो यहाँ पे अभी तक कितने निर्विरोध हुए हैं? तो यहाँ पे 3 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जो कि निर्विरोध हुए हैं, जिनमें से पहला का नाम है राधाकृष्णन, दूसरे का यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे है हिदायतुल्लाह, यहाँ पे एम हिदायतुल्लाह के नाम से ऐसे जाना जाता है, एम हिदायतुल्लाह। ये भी निर्विरोध जो चुने गए थे। प्लस अगर यहाँ पे अगर बात करें जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे, ये भी यहाँ पे शंकर दयाल शर्मा ये भी यहाँ पे निर्विरोध चुने गए थे। तो अभी तक के कितने उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? तो 3। अगर राष्ट्रपति की बात किया जाए तो यहाँ पे संजीवन रेड्डी, हमने कल ही बताया था, संजीवन रेड्डी ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और राष्ट्रपति ऐसे हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। प्लस अगर हम अगले फैक्ट की अगर बात करें तो ये जो उपराष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का जो पद है, ये भारत में कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। प्लस अब ये बात आती है तो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति में क्या अंतर होता है? तो इसको भी यहीं पे ही समझ लेते हैं। जैसे जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति होता है, जैसे मान लीजिए ये जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति होते हैं, ये अगर राष्ट्रपति का पद अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो पूर्व राष्ट्रपति कार्यकाल की शेष अवधि तक बना रहता है। यानी कि जो उपराष्ट्रपति हैं, जो यहाँ पे उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो तब तक बने रहेंगे जब तक नया राष्ट्रपति कार्यभार नहीं संभाल लेते हैं। यहाँ पे नया राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के कार्यभार तक रहेंगे जब तक कि वो नया राष्ट्रपति चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से पद को संभाल नहीं लेते हैं। ये इतना डिफरेंस है, तो इसको भी आपको याद रखना होगा। फिर यहाँ पे अगर बात करें कि जो वेतन होता है, यहाँ पे वेतन उपराष्ट्रपति का वेतन जो होता है वो 4 लाख रुपए पर माह होता है। और राष्ट्रपति की बात करें तो 5.08 समथिंग पर माह यहाँ पे वेतन होता है। प्लस अगर जो मूल संविधान में अगर बात किया जाए, मूल संविधान में उपराष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया, अगर हम मूल संविधान की बात करें कि जो हमारा जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन था, उस समय उपराष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया कैसी थी? तो यहाँ पे मूल संविधान में ये व्यवस्था थी कि जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा तो जो यहाँ पे संयुक्त बैठक यानी कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा यहाँ पे उपराष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पे होता है। संयुक्त बैठक के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिससे यहाँ पे जो 11वां संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, ये हुआ था 1961 में। इसे यहाँ पे समाप्त करके यहाँ पे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस मनोनीत सदस्य, ये प्रक्रिया यहाँ पे कर दी गई। इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना है। प्लस
अगर हम पिछले क्लास की बात करें तो अगर हम राष्ट्रपति के सेक्शन से हमने देखा था कि राष्ट्रपति वाला जो सेक्शन था हमने पूरा कवर कर लिया था, लेकिन कुछ सेक्शन इसमें छूट गया था। जैसे अगर बात करें कि जैसे कि 3 प्रावधान छूट गए थे। अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल का जो अनुच्छेद, कभी कभी अनुच्छेद पूछ लिया जाता है, तो आर्टिकल क्या है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। अब फिर यहाँ पे बात करें राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 से लेकर के यहाँ पे 365 तक की बात कही गई है। फिर यहाँ पे जो वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 360 में दिया गया है। तो ये भी आपको यहीं पे ही आपको याद रखना है कि ये प्रावधान हमने पिछले वीडियो में कवर नहीं किए थे, जो इसको हम कवर कर लिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हम इस पे कोशिश कर रहे हैं कि टारगेट की तरह ही चलें, इधर उधर की बातें ना करें, ज़्यादा टाइम आपका ना लें, ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।